इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोचो, आज हम दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन 400, 500, 600 साल पहले क्या ऐसा था? तो जब यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने न्यू कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल करना शुरू किया एंड अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पहली बार देखा, तो उन्होंने क्या नोटिस किया होगा? उन्होंने नोटिस किया कि सब जगह लोग अलग-अलग तरीके से रहते हैं, कहीं लोग हंटिंग कर रहे हैं, कहीं एग्रीकल्चर, कुछ लोगों की लैंग्वेज अलग है, रिलीजन और कस्टम अलग है। तो उनके माइंड में एक चीज़ आई कि हैं तो हम सब ह्यूमन ही, फिर इतनी डाइवर्सिटी क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढते-ढूँढते एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। हालाँकि एंथ्रोपोलॉजी की बात इससे बहुत पहले से की जाती है। जो यूरोसेंट्रिक थ्योरीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि सब कुछ एज ऑफ ट्रैवल के बाद शुरू हुआ। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट डेवलपमेंट देखते हैं, तो मेनली 5 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ में। ये ज्योग्राफी हो, सोशियो हो, पीएसआईआर हो, पब हो, इनवेरिएबली सभी जगह वैलिड है। तो पहला फेज़ आता है क्लासिकल। ये क्यूरियोसिटी का एज है, जहाँ पे आप ग्रीक्स के बारे में पढ़ोगे, एरिस्टोटल एट्सेट्रा, इन सब के बारे में आप देखोगे। टेलियोलॉजी आप देखोगे, TELEOGY, टेलियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न इज़ गॉड। तो इनिशियली जो क्लासिकल फेज़ है या एंशियंट फेज़ है, वो बेसिकली ये कहता है कि एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड बाय गॉड। सब कुछ टेलियोलॉजिस्ट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद जो दूसरा फेज़ आता है, उसे हम एनलाइटनमेंट का एरा कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर ट्रैवल का टाइम भी ये है। तो यहाँ पे आपको क्रूड थ्योरीज देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम डिडक्टिव भी कहते हैं, DEDUCTIVE, डिडक्टिव अप्रोच ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट। तो डिडक्टिव मतलब क्या है? हम पहले कोई बात डिड्यूस कर देंगे, उसके बाद डेटा से वेरीफाई बाद में कराएंगे। मान लो जैसे हम कह दें कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग बहुत बेकार होते हैं, तो मैंने डिडक्टिव अप्रोच बना के एक थ्योरी दे दी। अब डेटा बाद में आएगा, वो एक अलग बात है। तो ये जो इरा है, इनलाइटनमेंट का इरा है, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों के अपने बाइसेस थे। तो सिर्फ स्टोरी लिखने से काम नहीं चला, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो चीज़ें शुरू होनी स्टार्ट हुई ह्यूमैनिटीज़ में, उन्हें हम डिडक्टिव थ्योरीज कहते हैं, जिनका और कोई बेसिस नहीं है। लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे थ्योरी दे दी। इसके बाद इसके बाद थर्ड फेज आता है, डेटा ड्रिवन फेज। एंथ्रो में या मोस्टली जितने भी ह्यूमैनिटीज़ हैं, वहाँ 19th सेंचुरी के आसपास से रियल डेवलपमेंट शुरू होता है। जब पॉजिटिविज्म स्टार्ट हुआ अगस्त कॉम्टे का, एंथ्रो में आपको EB टेलर, LH मॉर्गन, इन सब का कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे देखने को मिलेगा, राइट? तो इस स्टेज में स्कॉलर्स का क्या सोचना था? क्या सभी सोसाइटीज़ एक ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट उनमें एक ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा, सोसाइटी जो भी है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती हैं, जिसमें अगेन टेलर या मॉर्गन, इन्होंने कल्चरल इवोल्यूशन का आइडिया दिया। एंड उसी टाइम पे बायोलॉजी में चार्ल्स डार्विन डार्विन की थ्योरी आई। उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी, जिस थ्योरी ने एंथ्रो को भी इन्फ्लुएंस किया डेफिनेटली। अब एंथ्रो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कि ये साइंस, जो फिजिकल साइंसेज है प्लस जो ह्यूमैनिटीज़ है, दोनों का मिश्रण है। बेसिकली जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी, इन दोनों का मिक्सचर आप मान सकते हो। तो डार्विन और टेलर मॉर्गन, इन सब के जो व्यूज़ थे, उसने धीरे धीरे इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को इवॉल्व कराना शुरू किया। देन फोर्थ फेज, हाँ, जो ये डेटा ड्रिवन फेज था, इसमें क्या हुआ? जो पहले डिडक्टिव थ्योरी आ रही थी, अब इंडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच आने लगी, राइट? इनिशियली क्लासिकल फेज में टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच आती है, उसके बाद डिडक्टिव अप्रोच, उसके बाद इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव में क्या होता है? डेटा फर्स्ट, फील्ड वर्क ट्रेडिशन शुरू हो जाता है, डेटा फर्स्ट एंड थ्योरी लेटर, ठीक है? जो कि आज के टाइम में भी चलता ही है, कि हम पहले डेटा लेके आते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे। इसके बाद फिर दिखता है आपको फील्ड वर्क ट्रेडिशन या फिर क्वांटिफिकेशन, जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आपको अलग अलग जगह दिखता है, राइट? ये भी बेसिकली डेटा कलेक्शन, डेटा गैदरिंग पे बात करता है, राइट? एंड लास्ट जो स्टेज आती है,
क्वांटिफिकेशन बेसिकली जो थ्योरी बिल्डिंग है आपके पेपर 1 यूनिट 4, पेपर 1 यूनिट 6 या फिर पेपर 2 यूनिट 4, वो सब आपका क्वांटिफिकेशन, किसी ने भी कोई थ्योरी दे दी, वो क्वांटिफिकेशन, मॉडल बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में आता है। देन लास्ट फेज बट नॉट द लीस्ट, उसे हम मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न एरा कहते हैं, जिसे हम क्रिटिकल एज भी कहते हैं, क्रिटिकल रिवॉल्यूशन, कि इन सब से लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। एक ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक ही पर्पज़ रहा कि सिर्फ ट्राइबल की स्टडी नहीं करनी है, इसका स्कोप बढ़ाओ, किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप बढ़ाओ। तो लेटेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का स्कोप एक है कि क्या वो हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कैसे चलते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे चलते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं, डेवलपमेंट, अर्बन सेटलमेंट, और लेटेस्ट आज के टाइम में डिजिटल कम्युनिटी से लेके एआई का सोशल इम्पैक्ट, ये सब हम पोस्ट मॉडर्न या फिर मॉडर्न एरा में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ आपकी क्लासिकल यानी कि क्यूरियोसिटी के स्टेज से शुरू हुई, वो उसका डेवलपमेंट का जो लेटेस्ट फेज़ है वो है पोस्ट मॉडर्न एरा, राइट। तो मेनली जो डेवलपमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट वो इसी के इर्द गिर्द होता है। तो ये पूरी कहानी। अब PYQs आपके सामने है। इस लेक्चर में मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसकी अप्रोच आपको बताऊंगा कैसे है, बाकी हम पेड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे अदरवाइज यूट्यूब पर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनर्जाइजिंग कोर ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो में ब्रांचेज हैं बहुत सारी, ABCD बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनको अगर हम सिनर्जाइज कर दें, ठीक है, तो जो होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन यानी कि एंथ्रो की जो होलिस्टिक स्पिरिट है वो रिजोवनेट कैसे हो सकती है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, राइट। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड, इससे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल, उससे पहले पूछा था बैकग्राउंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरिजन, ये इवोल्यूशनरी थ्योरी का पार्ट है, वहाँ आता है। देन ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ब्रॉडली मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया, जो 5 स्टेजेस है वही, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़े से जो डायग्राम्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या बना सकते हैं। एग्जाम में आप ये बना सकते हो, लेकिन बना के देख लेना घर पे, ये टाइम टेकिंग चीज़ है, इसको बनाने के लिए एटलीस्ट 1.5 मिनट चाहिए अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है। 1 मिनट में अगर आप इसे कर ले जाओ तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई हैं, राइट। तो ये वही एज है जो इनलाइटनमेंट फेज़ की मैंने बात की, देन डार्विन का टाइम आया, ये E.B. टेलर हैं, राइट। इनसे पहले चार्ल्स लाइल और कैटास्ट्रोफिज्म और लेमार्क की ये थ्योरीज भी आती हैं, आप देखोगे, राइट। एंड एंथ्रो सबसे पहले 1593 CE में देखने को मिली, राइट। ये वही एज है ट्रैवल की एज। तो ये अगर आप बना सकते हो तो बनाओ। एंड जो लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा E.B. टेलर, कल्चरल रिलेटिविज्म, बेसिकली जो हर एक कल्चर को मान के चलते हैं कि हाँ सब सब वैलिड है, ठीक है। तो अर्ली रूट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही इनलाइटमेंट, कॉलोनियल, ये सारी चीज़ें, ट्रैवलर्स नैरेटिव, ये सब है। एक कीवर्ड आप बहुत देखोगे कि फ्रॉम सेवेजरी टू सिविलाइजेशन, ठीक है, ये टर्म आप कर सकते हो, यूनिलीनियर स्टेज ऑफ यूनिलीनियर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहलाती है। तो की फेज ऑफ ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, ब्रॉडली वही है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको नाम बताया वो भी आप लिख सकते हो, काम चलेगा। इवोल्यूशनरी फेज, ठीक है, क्लासिकल फेज, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड न्यू इवोल्यूशन, देन ये सारे फेजेस आप रख सकते हो। पोस्ट मॉडर्न पे जाके चीज़ें रुके, कंटेम्प्रेरी और पोस्ट मॉडर्न ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में, रिलेटिवली इजी है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने मान लो कोई हाइपोथेसिस बनाते, कुन्स, KUHN, कुन का पैराडाइम भी कहलाता है ये, राइट। कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक थ्योरी बनाई, फिर उसके बेस पे रिजल्ट दिए, फिर कोई प्रॉब्लम थी, उससे हमने देखा कि वो प्रॉब्लम हमारी जो थी और हमारी जो थ्योरी थी किस तरह से काम चल रहा है। तो बेसिकली या तो हम वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे, डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे। तो जो मैंने आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच की बात बताई, राइट, कि अगर हम पहले थ्योरी बना लेते हैं, प्रॉब्लम हमारी डिफाइंड है, हमने थ्योरी बना ली, एंड कंक्लूजन पे बाद में आए, डेटा बाद में लेके आए, तो ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच है। अगर हम डेटा पहले लाए थे तो इंडक्टिव अप्रोच है। एक ये डायग्राम बना सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझने में, लेकिन टाइम दोगे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बना सकते हो। ये वाला डायग्राम कई लोग यूज़ करते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको एग्जाम में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। रिसर्च मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा, एक क्वेश्चन मैं लास्ट वाला डिस्कस करूँगा जिसमें आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन वही है कि जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं एंथ्रोपोलॉजी की, वो होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन को री इन्वायोग्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ आपको पता है कि ये सोशो कल्चरल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है। देखो अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की,
एक तो है कि आप सोचो, लिखो एग्जाम में कि कुछ भी रैंडम लिखो, आप पॉज करो और लिखना शुरू करो, देखो कि कितना लिख पाते हो, एंड उसके बाद ये लेक्चर आगे कंटिन्यू करना, प्ले करना, तो फिर आप उसके हिसाब से एक बार लिख के देखना, आपको डिफरेंस समझ में आएगा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी हम इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाते हैं डायरेक्टली सिलेबस, एंड सिलेबस में भी ट्राई करो आप सीधे पेपर 2 में जाओ। पेपर 1 से अगर आपको अप्लाई टॉपिक लेने हैं तो ले लो, रिलीजन से ले लो, थ्योरी से ले लो। मैं पेपर 2 के लास्ट कुछ यूनिट्स के टॉपिक्स उठाता हूँ। जैसे मान लो ये टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, कि अगर हम कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, अप्लाइड, इन सब को अगर सिनर्जाइज कर दें, सब ब्रांच को मिलके काम करा दें, सेपरेटली नहीं, तो फिर एंथ्रो की आइडेंटिटी जो है होलिस्टिक स्पिरिट में काम करने लगेगा। ठीक है, तो कुछ केस स्टडी से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर केस स्टडी लिखना चाहता हूँ ट्राइब एंड नेशन स्टेट के बारे में। मान लो हम इमेजिन करते हैं, आप एग्जाम में बना सकते हो, मान लो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई एक ट्राइब है, गवर्नमेंट वांट्स इंटीग्रेशन, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस देखेंगे तो लॉ बन जाएगा, बट एंथ्रोपोलॉजी क्या करेगी? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वहाँ पे स्टडी करेगी हेल्थ को, मेल न्यूट्रिशन को, डिजीज एडेप्टेशन को, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया ट्राइबल पॉपुलेशन के पास। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या करेगी? वहाँ के जो क्लैन सिस्टम है उसको समझेगी, मैरिज हो गया, फेस्टिवल हो गया, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसको समझेगी। क्योंकि हम अगर कल्चर को नहीं समझेंगे तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कल्चर डेवलपमेंट फेल्स। देन तीसरा हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हम देखेंगे, बहुत सारी ट्राइब्स इंग्लिश या हिंदी नहीं बोलती है, तो बहुत सारी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं फेल हो जाती हैं कि कम्युनिकेशन, तो हम लोकल लैंग्वेज को वहाँ पे इंटीग्रेट कराएंगे। फिर हम आर्कियोलॉजी लेके आएंगे। आर्कियोलॉजी जैसे हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, रिसेंट जो असम में इशू चल रहा है वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड आपको दिखेगा। सेक्रेड फॉरेस्ट किस तरह से वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ट्रेडिशनल सेटलमेंट किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो ये लैंड राइट्स के लिए एविडेंस बन जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल के बाद आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी देख लो। ठीक है, कि इन सब के बेस पे आप अब एक हेल्थ प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो, एजुकेशन का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो, एंड लाइवलीहुड डिज़ाइन करते हो, एंड अब एक लॉ बना देते हो। यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस को भी इंटीग्रेट करते हो। तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से काम नहीं चल रहा था, एंथ्रो की ये 5 ब्रांचेस ने ट्राइब एंड नेशन स्टेट को इंटीग्रेट करा दिया इस वे में। ठीक है, तो एक ये केस स्टडी आप दे सकते हो, और आपको लिखना सिखाता हूँ। मान लो यहाँ से हम कोई टॉपिक उठा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल पॉलिसी, डेवलपमेंट उठा लेते हैं, चलो ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट में मान लो हम पीवीटीजी उठाते, चलो पीटीजी या पीवीटीजी। ठीक है, तो मान लो गवर्नमेंट एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाना चाहती है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे इसको, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, चाइल्ड ग्रोथ, ये सब चीज़ें कुछ स्टडी करेगी। देन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये फूड टैबू क्या है, ट्रेडिशनल डाइट क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, इनको स्टडी करेगी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आपकी बताएगी कि कम्युनिकेट कैसे करना है, हेल्थ अवेयरनेस, इन सब के बारे में बताएगी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च को पॉलिसी में कन्वर्ट करने को कहेगी। तो चाहे ये पीटीजी वाला प्रोग्राम हो या इन ट्राइबल डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे ये केस स्टडी चल गई। देन एक एनजीओ का रोल देख लेते हैं। इसमें ये हम क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, मान लो कोई एनजीओ बैगा, BIGA, ये कम्युनिटी आपने सुनी होगी, इनके साथ काम करना चाहती है। अब एनजीओ सिर्फ सीड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते तो चांसेस है कि फेल हो जाएंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या करेगी? सबसे पहले कल्चर स्टडी करेगी, फॉरेस्ट डिपेंडेंस वगैरह स्टडी करेगी, ट्रेडिशनल फार्मिंग स्टडी करेगी, लैंग्वेज, किनशिप, माइग्रेशन, ये सब जो भी एंथ्रो की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अब ये ब्रांचेस क्या है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर सिलेबस में डीप डाउन कर जाओ। जैसे पेपर 1 से चलते हैं कि क्या क्या स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे कि नेचर ऑफ कल्चर क्या है, नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, राइट, वहाँ पे मैरिज के क्या फॉर्म्स चलती हैं, फैमिली की क्या फॉर्म्स चलती हैं, राइट, वहाँ पे किनशिप कैसे चलती है, वहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है। ठीक है, क्या इनमें से तो कोई सिस्टम नहीं चलता है कि अभी भी वहाँ पे बार्टर सिस्टम चल रहा हो या रेसिप्रोसिटी चल रही हो, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, राइट। तो हमने सिलेबस से एक केस स्टडी भी उठाई कि एनजीओ का रोल उठा लिया, साथ में ओवरऑल उसके पॉइंट्स गैदर करने के लिए भी सिलेबस में ही चले गए। लैंग्वेज, किनशिप, माइग्रेशन, सब कुछ सिलेबस में मिलता है। सिमिलरली आप एक ट्राई करके देखना कि रीजनलिज्म पे इस अप्रोच को लगा के देखना है, एथनिक मूवमेंट पे लगा के देखना है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये कैसे करते। सेम वे में ट्राइबल लैंड राइट्स पे आप इसे कैसे करते। बेसिकली फ्लो चार्ट इसका हमने क्या बनाया कि हमने एक ह्यूमन प्रॉब्लम उठाई, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, हमने एक ह्यूमन प्रॉब्लम उठाई,
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सिनर्जाइजिंग द कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक। तो हमने एक प्रॉब्लम उठाई, उसको बायोलॉजिकल हेल्थ उसके एस्पेक्ट में देखा, कल्चरल बेसिकली कस्टम्स वगैरह हो गए उसके एस्पेक्ट में देखा, फिर लिंग्विस्टिक वे में देखा, फिर आर्कियोलॉजी के पॉइंट्स देखे, फिर अप्लाइड देखे, उन सब को मिला के हमने हॉलिस्टिक वे में बना दिया। बेसिकली एटोमिस्टिक नहीं, हॉलिस्टिक वे में हम चले गए। अब जैसे इस पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम पॉइंट पिछले टॉपिक से भी ले सकते हैं। पिछले टॉपिक में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि दिस वन, राइट अ नोट ऑन होलिस्टिक एंड एटोमिस्टिक अप्रोच। तो बेसिकली हम एटोमिस्टिक वे में नहीं पढ़ेंगे, इन सब को A प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हम अगर जोड़ दें तो हॉलिस्टिक अप्रोच में हमारा काम चल जाता है। तो आई बिलीव कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ब्लॉग्स में अगर आपको ये पढ़ना है तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है। इमेजेस यहाँ थोड़ी सी अपडेट करनी, गलत इमेज चली गई है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा यूट्यूब पे आई बिलीव कि थोड़ा अट्रैक्शन बढ़े तो थोड़ा और मज़ा आएगा पढ़ाने में। कमेंट सेक्शन में आप लोग एक्टिव हो, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया एटलीस्ट 3-4 लोग तो उस पर कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।